तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं प्रियांशु सर आज पढ़ाने वाला हूँ लाइव प्रोसेसेस बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर 6 ज़रूर है, लिखा हुआ है यहाँ पे चैप्टर 6, लेकिन आपका बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइव प्रोसेसेस। अब ठीक है, हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया है हमने। सो अब आ जाते हैं लाइव प्रोसेस के ऊपर। और ये जो है लेसन बहुत ही बड़ा लेसन है। ठीक है, मैं पहले से समझा रहा हूँ, बहुत ही बड़ा लेसन है। सो आईएएस अगर मैं ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करूँगा पूरा का पूरा तो 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। पार्ट 1 में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वो रहेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों रहेंगे। उसके बाद जो न्यूट्रिशन है आपका और एक रेस्पिरेशन, ये दोनों रहेंगे। और ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, ये दोनों रहेंगे बाद में। ठीक है, वो सेकेंड पार्ट में आएंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, लाइफ प्रोसेस मतलब पैदा हो जाओ और एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, 10th में 90% ले आओ, फिर अच्छा कॉलेज में एडमिशन करवा लो, फिर पैसे कमाने लग जाओ, शादी कर लो, बच्चों का केयर लो, मर जाओ। ये लाइफ प्रोसेस हाँ हो सकते हैं ये सोसाइटी के अनुसार, लेकिन बायोलॉजी इनको लाइफ प्रोसेस नहीं मानती है। लाइफ प्रोसेस वो नहीं है जो ऐसे जो ईयर्स पे मेजर किया जाओ, जो सालों में मेजर किया जाओ। ये लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी बोलता है कि हर एक मिली सेकेंड में हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टन लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। एक नॉन लिविंग थिंग लिख लो। यहाँ पे बोलोगे कि लिविंग थिंग क्यों लिखा है? ऑब्वियसली एक फुटबॉल गिरा है, वो क्या बढ़ रहा है? उसमें डाइजेशन चल रहा है, वो एक्सक्रीट कर रहा है? नहीं ना। वैसे लिविंग थिंग्स में ये होता है। और प्लांट्स समझ लो, बोलोगे प्लांट्स में क्या हो रहा है? वो ग्रोथ हो रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेशन चल रहा है, उसके अंदर वो डाइजेशन चल रहा है, उसके अंदर एक्सक्रीशन भी चल रहा है, उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है, वो सब कुछ चल रहा है वो प्लांट के अंदर भी। ठीक है, वो स्टेबल दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है, उसके अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, सो एक इंसान, 4 तरीके के इंसान देख लो। ठीक है, एक इंसान भाग रहा है, एक इंसान बैठा हुआ है, एक इंसान सो रहा है, एक इंसान सेंसलेस हो गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भाग रहा है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एक जो सो रहा है या फिर सेंसलेस हो गया है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा है। काम कर रहा है जी। अगर जिस मूवमेंट में बॉडी का मेटाबॉलिज्म काम करना बंद कर देगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इन द सेंस मॉलिक्यूल को यहाँ से वहाँ तक मूव करना। ठीक है, हमारे बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ऊपर से नीचे, साइड से दूसरी साइड, ऐसे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना हमारी मेटाबॉलिज्म का काम है। अगर जिस मोमेंट में वो बंद कर देगा वो काम, उसी मोमेंट में वो एनिमल की, वो लिविंग थिंग की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए एक अगर बंदा सेंसलेस भी है, एक बैठा हुआ है, हाँ मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, किस तरीके से वो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ चल रहे हैं वो डिफर कर सकता है, जिसकी वजह से भी ज़्यादा बैठने से बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं, ओबेसिटी आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो उसी तरीके से मेटाबॉलिज्म के मैग्नीट्यूड डिफर कर सकता है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हर एक मोमेंट पे चल रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आपके बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है। ठीक है, सो ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ये चारों के बारे में ये एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और भी एक समझेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, सो मेटाबॉलिज्म जो मैंने ये वर्ड यूज़ करा, सो ये जो वर्ड है मेटाबॉलिज्म, ये दोनों से बना है। ये मेटाबॉलिज्म 2 बोलिज्म से बना है। ठीक है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये बस याद रख लो, वैसे कुछ काम में नहीं आने वाला इसका एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। बस ये समझ लो कि एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कुछ बनाने को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय करने को कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं ऑल द प्रोसेसेस आर लाइक रेस्पिरेशन, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life processes. रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, जो सब चीज़ें, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक अमोएबा भी है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी ऐसे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूनिसेलुलर सिर्फ इंसान में ही, इंसान ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नहीं, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
उनके बॉडी में भी मेंटेनेंस चल रहा है, ठीक है। वो मेंटेनेंस चल रहा है, इस वजह से आज वो ज़िंदा है, उसी को ही लाइफ प्रोसेस बोला जाता है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा याद रख लेना। ऐसा कुछ मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं है, बस समझ के इसको याद रखने की कोशिश करो। अगर रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं होगा भाई ज़िंदगी में। अगर रट्टा मारोगे कुछ याद नहीं रहने वाला। जितना समझ के लॉजिकली समझो खुद, फिर याद रखो। ऐसे रट्टा मारोगे तो कभी वो ज़िंदगी में काम में नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं हमेशा कि हमेशा समझ के याद रखने की कोशिश करो। और समझ में नहीं आ रहा, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, लेकिन रट्टा मत मारो यार। किससे समझ लो, अपने टीचर को पूछ लो, अच्छे से समझने की कोशिश करो। डाउट है तो पूछो, लेकिन रट्टा मत करो, ठीक है। एग्जाम्पल्स लो अपने लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में, वो एग्जाम्पल्स लो, समझो, लेकिन रट्टा मत मारो। एग्जाम्पल्स में देखते हैं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में इतने तरीके के वो वेराइटीज़ होते हैं। ग्रोथ होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है। अब ये ग्रोथ ही देख लो। ग्रोथ हमें समझ में नहीं आता है कि कितना धीरे धीरे वो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो हम देख नहीं पा रहे हैं वो ग्रोथ कैसे हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है ना। वो माइन्यूट चेंजेस आते रहते हैं, वो विथ द टाइम माइन्यूट चेंजेस आते रहते हैं, वो हमें पता नहीं चलता है। वो डाइजेशन वो अंदर हो रहा है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन डाइजेशन हो रहा है तो आज तो ज़िंदा है यार। आज बैठ के अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो वो डाइजेशन की वजह से एनर्जी पा रहा हूँ, तभी तो कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन भी तो वही इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेशन सब इंपॉर्टेंट है अगर ज़िंदा रहना है तो न्यूट्रिशन क्या समझते हैं आप लोग? द होल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। खाना ग्रहण करना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि थाल रख लो, उसके ऊपर भात राइस डाल लो, फिर दाल डाल दो, उसके साथ कुछ पापड़ आ गया, वैसे ये नहीं बोला जाता, ठीक है। होल प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। ऑर्गेनिज्म खुद तुम इंसान ही नहीं हो, ठीक है। हर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। सो ऐसा सिर्फ इंसान ही नहीं होता, ठीक है, ऑब्टेन करना फूड। सो बाहर हमारे लिए हमें जो बाहर जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमें कार्बन या फिर वाटर के कंपाउंड में बदलना होता है, ठीक है। वाटर हमारे बॉडी में नीड है, और कार्बन क्यों नीड है? देखो जो भी होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सब कार्बन के ही कुछ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन हमारे बॉडी को ज़रूरी होता है, और H2O तो ऑब्वियसली ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे बॉडी अगर तरल नहीं रहेगा, तरल समझते हो ना, फ्लूइड अगर नहीं रहेगा, तो पानी टाइप, लिक्विड टाइप नहीं रहेगा, तो बॉडी में जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जो हमारे बॉडी में सर्कुलेशन सिस्टम होता है, वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए वाटर की ज़रूरत होती है, समझिए। अब आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है, डिवाइड करें तो न्यूट्रिशन प्लांट्स में अलग होता है, एनिमल्स में अलग होता है। प्लांट्स क्या होते हैं ना, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। और ऑटोट्रोफ का अर्थ समझ लीजिए। ऑटोट्रोफ वो होते हैं जो अपना खुद का खाना पकाते हैं, ठीक है। उनका खुद का किचन होता है, वो कहाँ होता है? क्लोरोफिल के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के अंदर वो क्या करते हैं? सनलाइट को रिसीव करके वो अपना खाना खुद पकाते हैं, ठीक है। कैन मेक देयर ओन फूड, ओबियसली वो अपना खाना पका सकते हैं। लेकिन एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफ होते हैं। वो दे डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हो सकता है, इनडायरेक्टली वो अब प्लांट्स के ऊपर ही क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। अब डियर खाता है घास को, ठीक है। डियर खाएगा घास को, ग्रास हो गया, उसको खाएगा डियर। और उसको खाता है कौन? टाइगर। अब वो इनडायरेक्टली वो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट हुआ या नहीं? डायरेक्टली डियर हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली टाइगर हुआ, ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट। तो ऑटोट्रोप्स के ऊपर हेट्रोट्रोप हमेशा इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, क्योंकि हेट्रोट्रोप्स अपना खाना नहीं बना सकते। डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। खाने के लिए उनके ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने तरीके के न्यूट्रिशन है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और भी जो न्यूट्रिशन है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये सब क्या होते हैं? वो आपका बुक में नहीं है। लेकिन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं, वो दूसरे के होस्ट बॉडी में रहकर वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। और सैप्रोफाइटिक वो होते हैं जो वेस्ट चीज़ों पे डिपेंड करके वेस्ट चीज़ों को अपना खाना बनाते हैं, न्यूट्रिशन बनाते हैं, ठीक है। सो ऑटोट्रोपिक में आता है काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 वाटर आर यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि देखो ऑटोट्रोपिक में मतलब
खुद अपना खाना बना रहे हैं तो किसी प्रोसेस से तो बनाते होंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और ग्रीन प्लांट्स क्यों बनाते हैं? वो क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो पिगमेंट होता है, वो ग्रीन कलर का, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। सिर्फ प्लांट्स नहीं, कुछ एल्जी हैं, कुछ फंगाई हैं, ये सब क्या करते हैं, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है। और आता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऐसा है कि काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच इन ऑर्गेनिजम्स डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। उनके पास खाना बनाने का एबिलिटी नहीं होता, वो खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन ऑटोट्रोप्स फॉर देयर फूड सप्लाई एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। जैसे एनिमल्स हो गया, फंगाई हो गया, ठीक है, उनको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ठीक है। हेट्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक के अंदर हमने डिफरेंस समझ लिया। अब देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं यानी अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रोप्स बोला जाता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है। कुछ एल्जी भी होते हैं, कुछ फंगाई भी होते हैं, लेकिन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं उनको ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। और जनरली ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। ऑटोट्रोप्स क्या यूज़ करते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके कन्वर्ट करके कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वो ग्लूकोज ये सब बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज ये सब बना के कैसे? वो सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, उनको यूज़ करके उनको कन्वर्ट करके बनाते हैं। अब ये कन्वर्ट कैसे करते हैं बताओ? ऐसे कौन सा मैजिक का तरीका है या कौन सी जादुई छड़ी पाली जो ऐसे बना देते हैं? आगे पढ़ोगे, वेट करो थोड़ा सा। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय व्हिच ऑटोट्रोप्स टेक इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, एंड H2O, ठीक है, वाटर लेते हैं, फिर कन्वर्ट देम इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस इन व्हिच the autotrophs convert CO2 or carbon dioxide and H2O into carbohydrates in the presence of chlorophyll, sunlight is called photosynthesis। ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। और मैंने एक वीडियो देखा था कि फोटोसिंथेसिस मतलब फ़ोटो उठाओ फिर व्हाट्सएप पे भेज दो, अगर सीन हो गया तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये एक्चुअली डेफिनेशन नहीं होता, लेकिन डेफिनेशन होता है जब प्लांट्स यानी ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O लेके यानी ग्रहण करके उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में, जहाँ पे प्रेजेंट कौन होता है? क्लोरोफिल और सनलाइट। ये दोनों प्रेजेंट होना जरूरी है, वरना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता। अगर हाँ हमारे इंसान के बॉडी में ऐसे ग्रीन कलर के क्लोरोफिल लगे होते तो शायद इंसान भी बना सकता था खाना, या फिर कोई एनिमल के बॉडी में अगर ऐसे क्लोरोफिल होता ना ग्रीन कलर के, तो सनलाइट तो प्रेजेंट है, वैसे बाहर धूप में खड़ा हो जाता, विटामिन D की जगह खाना मिल जाता उसको। ठीक है। ये नहीं होने वाला है क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में मौजूद होता है। ठीक है। इक्वेशन कैसा है? ये वाला इक्वेशन पहले लेसन में आपने पढ़ा था। ठीक है। हाँ यही वाला, आई गेस। 6 CO2 + 12 H2O गिव्स राइज टू सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या क्लोरोफिल का स्पेलिंग क्या लिखा है यार? हाँ क्लोरोफिल, सनलाइट, ये दोनों प्रेजेंट होने के कारण C6H12O6 ये है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। और 6O2 है वो है ऑक्सीजन, 6H2 है वाटर। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, इसको हमेशा याद रखना है, स्टार मार्क है। ठीक है। इसको याद रखना है, मतलब याद रखना है, यहाँ पे कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए रॉ मटेरियल्स क्या ज़रूरी होते हैं? ठीक है। सनलाइट ज़रूरी होता है। अब देखो सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस होगा ही कैसे? इसके नाम में जो फ़ोटो लिखा है ना वो जो आईफोन में फ़ोटो उठाने वाले का फ़ोटो नहीं है। ठीक है। ये फ़ोटो नाम है लाइट की वजह से, और लाइट ही सनलाइट है। अब थोड़ी ना टर्च डालोगे प्लांट के ऊपर, वहाँ से वो लाइट एनर्जी पाएगा? नहीं, वो सनलाइट से ही पाएगा। और क्लोरोफिल, ठीक है, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत लिखा है हर जगह। ठीक है। क्लोरोफिल जो है सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? वो सनलाइट जो है एटमॉस्फेयर में उसको एब्जॉर्ब करता है। उसमें वो क्वालिटी दी गई है, भगवान ने वो क्वालिटी दी है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। CO2 भी चाहिए होता है। ठीक है। CO2 को वो क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, हमारे लिए जो वेस्ट है उसके लिए वो खाना है। ठीक है। सो CO2 जो रिलीज होता है एंटर्स थ्रू स्टोमाटा, स्टोमाटा के अंदर से वो एंटर करता है। ठीक है। एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा
ऑन लीफ, ठीक है। हमारे बॉडी में जो ज़रूरी है ऑक्सीजन, वो उसका एक वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट का, ठीक है। वो क्या करता है, CO2 को लेता है स्टोमाटा के अंदर से, फिर वहाँ पे क्या करता है ऑक्सीजन को एज ए वेस्ट उसको रिलीज़ कर देता है उसको, क्योंकि उसको सिर्फ कार्बन ही चाहिए, ठीक है। वो कार्बन से वो ग्लूकोज बनाएगा, अब ऑक्सीजन का उसकी ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है नहीं, उसके बॉडी में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो रखता नहीं है, उसको वो रिलीज़ करता है। वाटर क्या होता है, वाटर प्लस डिजॉल्व्ड मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा टेकन बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि ऐसे वाटर डालते हैं लीफ के ऊपर। अब लीफ वाटर नहीं लेने वाला है, वो सुंदर लगता है दिखने में, लेकिन वाटर हमेशा रूट ही लेता है, ठीक है। रूट ही खींच के लेता है, वो सक करके लेता है। तो वाटर और जैसे भी डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में जो मिलते हैं, जो मिनरल्स नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, वो सब रूट्स ही सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो लेते हैं, जिससे वो प्लांट के न्यूट्रिशन में वो हेल्प होता है, ठीक है। सो क्या क्या ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है। ये भी चारों को भी याद रखना है। प्लांट का एक्चुअली कुछ बच्चों को बोरिंग लगता है, लेकिन हाँ लग सकता है, लेकिन प्लांट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के बारे में देखो आप वैसे भी इंटरेस्टली पढ़ते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन आप ह्यूमन बॉडी आपका ही खुद का बॉडी है, तो समझने में आप थोड़ा सा ईजी हो जाता है, लेकिन प्लांट के बॉडी एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है। और इसको क्योंकि एग्ज़ाम में प्लांट के बारे में ज़्यादा आता है ना कि ह्यूमन बॉडी के बारे में। सो क्योंकि थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो एग्ज़ाम में वही ज़्यादा आता है, तो इसीलिए हमेशा प्लांट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ह्यूमन बॉडी से भी ऊपर, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अरे क्या चला गया, ठीक है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट जो होता है लीफ में, इसका डायग्राम है इसके अंदर, हाँ है, आगे है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट है, इसीलिए प्लांट्स जो है ग्रीन कलर के दिखते हैं, ठीक है। सो वैसे ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, वो अलग अलग कलर के होते हैं, वो रेड होता है, कोई ऑरेंज होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। सो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये स्टार मार्क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको तो डबल स्टार मार लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब देखो ये समझने की कोशिश करो, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट जो होता है उस लाइट एनर्जी, लाइट एक क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल के पास वो ताकत है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसीलिए जो सुबह का टाइम होता है तब क्लोरोफिल ओपन होता है, रात को बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइट एनर्जी सुबह के टाइम सनलाइट आती है वो एब्जॉर्ब करता है। पहला स्टेप ये है, इसको याद रखो, ठीक है। एब्जॉर्ब किया, अब क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर दिया है एनर्जी को, ठीक है, सनलाइट को, ठीक है, सनलाइट के लाइट एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब कर दिया है। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अब ये कन्वर्सन भी इसको पता है, ठीक है। क्या करता है, प्लांट के बॉडी में जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की थी, वो बॉडी क्या करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसको किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। याद रखो, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसी ये 3 सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल एनर्जी में बदला, फिर उसको क्या करता है, स्प्लिट करता है, ब्रेकिंग अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब H2O को तोड़ना हमें पहले ही बताया था, ठीक है। H2O जब कोई भी एनर्जी, हमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी जब दिया जाता है तो वो H2 में डिवाइड होता है, H2 प्लस O2 में, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। लेकिन प्लांट के पास ऐसा ताकत है, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, जो लाइट एनर्जी जो केमिकल एनर्जी में बदला था, उस केमिकल एनर्जी को यूज़ करके H2O को तोड़ता है H2 पे, फिर O2 पे, उसे क्या करता है, तोड़ता है, बिखारता है, ठीक है। किसको, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, लेकिन उसको स्प्लिट बोला जाता है, स्प्लिट किया जाता है, यानी ब्रेक किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब बदल गया, अब सिचुएशन में क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये जो बंदा है H2 हाइड्रोजन, इसका काम क्या होता है जी, रिडक्शन ही तो करना, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इसी हाइड्रोजन को यूज़ करके कार्बन को क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, जो CO2 उसने एटमॉस्फेयर से क्या किया था,
ऑब्जर्व किया था उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, जिससे क्या निकल जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, जब H2 मिलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हो जाते हैं। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं, जब लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल, फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम में, फिर इसको रिड्यूस करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, बनाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब स्टोमाटा क्या है, ठीक है, स्टोमाटा जो होते हैं वो टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स, लिप्स के सरफेस में टीनी पोर्स होते हैं। वो उनका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2, ये सब गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, O2 निकालना है, CO2 लेना है, ये सब काम करते हैं। लूजेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, ये उसका खामी है। ठीक है, अब साइड इफेक्ट है इसका कि क्या करता है कि वाटर वेपर की तरह वाटर को लूज़ कर देता है, या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन के टाइम, ट्रांसपिरेशन आप समझते हैं ना, ठीक है, ट्रांसपिरेशन जब होता है कि जब ज़्यादा टाइम तक खुला रह जाता है, क्या स्टोमाटा का जो पोर होते हैं ज़्यादा खुला रह जाता है, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इस वजह से क्या होता है कि एक वाटर जो होता है नीचे से वो एवापोरेशन की वजह से वहाँ से खींचने लगते हैं। ये एक प्लांट हो गया, ठीक है, एक प्लांट हो गया, यहाँ पे एक लीफ में जो स्टोमाटा है वो खुला है, तो एवापोरेशन की वजह से इसे खिंचाव होने लगता है, जितना भी पानी होता है ट्री के अंदर, तो इस वजह से वो एवापोरेट होने लगता है, तो वहाँ से ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस भी हो जाता है प्लांट का। ठीक है, लेकिन उसको एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है ज़रूर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट देख लो, समझ लो क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये सब समझ लो। ठीक है, ये जो स्टोमाटल पोर है, ये है स्टोमाटल पोर। ठीक है, ये सब है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो दोनों बंदे हैं ऐसे काजू की तरह दिख रहे हैं, ठीक है, काजू कतली नहीं, काजू सिर्फ, ठीक है, काजू हैं, ये हैं, ये दोनों के दोनों हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल्स, ये क्या करते हैं, कब इस स्टोमाटल पोर जो है, ये वाला स्टोमाटल पोर, ठीक है, कब खुलेगा, ठीक है, कब बंद होगा, ये इसको रेगुलेट करते रहते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, कब खुलेगा कब बंद होगा, ये सबको कौन रेगुलेट करता है, गार्ड सेल्स। ठीक है, कैसे रेगुलेट होते हैं, जब वाटर जो है, वाटर जब इनके अंदर घुस जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व हो जाता है, ये क्या होते हैं, स्वैलो हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं, तो ये जगह खुल जाता है। जब वहाँ से पानी निकल जाता है, ये कहा जाता है श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक होने की वजह से ये जगह बंद हो जाता है। ठीक है, इसे ओपन और वो खुलता रहता है, बंद होता रहता है, तो इस तरीके से। और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन किस तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। ठीक है, और ये होलोजोइक जो है तो आपके बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक तो होते हैं वो एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, सॉलिड फूड लेते हैं फिर उनको ब्रेक डाउन करते हैं, तो नॉर्मली एनिमल्स यही काम करते हैं। ठीक है, अमोइबा एनिमल्स ही समझ लो, एनिमल्स पे तो सब चले जा रहे हैं। ठीक है, वो बाहर से सॉलिड फूड लेते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है बॉडी में, सिंपल सी तो बात है, हम खुद ही तो खाते हैं वैसे। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते रहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, फंगाई हो गया, ठीक है, वो फंगाई क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर को, मशरूम लिख लो, एक फंगाई ही है, मैटर को वो अपना न्यूट्रिशन से मानते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म और होस्ट टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, क्या करते हैं, होस्ट के बाहर या फिर अंदर रहकर वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करते रहते हैं। कौन है, पैरासाइट्स। ठीक है, कसकटा हो गया, प्लांट पैरासाइटिक, टिक्स, ये जो होते हैं जो आउट कुछ होते हैं, जो आमारवेल, ठीक है, कसकटा इसी को ही बोला जाता है आमारवेल, और लाइस हो गया। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं उसको होस्ट बना के उसी से ही न्यूट्रिशन गेन करते रहते हैं। ठीक है, ये तो गलत बात है यार, जिसी पे रहते उसी की नमक खाते और उसी को ही बर्बाद करते रहते हो। वाओ। सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड, देखो एग्जांपल ले लो यूनिसेलुलर और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। जो यूनिसेलुलर होते हैं वो एक ही सेल है, ठीक है, अब बताओ वो कैसे ऑब्जर्व करेगा, वो देखो उसमें कुछ सिस्टम नहीं है, सिस्टम समझते हो ना, मैं वो सिस्टम नहीं बोल रहा हूँ, जो सिस्टम बोल रहा हूँ मैं वो समझने की कोशिश करो। ठीक है, उसके कुछ ऐसे एलिमेंटरी कैनल नहीं है या फिर माउथ नहीं है गेन करने का, वो उसने अपना एक तरीका रेडी करके रखा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फूड इज़ टेकन अप
एंड थ्रू एंटायर सरफेस, अपनी सरफेस जो है ना वो फ्लेक्सिबल सरफेस है। वो अमोइबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। देख लो अमोइबा का ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा, वैसे स्ट्रक्चर में कुछ याद रखने को है नहीं, बस ये डायग्राम थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अमोइबा होता है ऐसा एक सिंगल सेलुलर, वो कैसे भी फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी बदल सकता है अपना शेप, और न्यूक्लियस होता है ये वाला, ठीक है। फूड पार्टिकल, अगर कोई फूड है बाहर में, ठीक है, अपना ये ऐसा ही होता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है इसका शेप। फिर क्या करता है, उसका एक स्यूडोपोडिया होता है, ये जो ऐसे एक अपना शेप को चेंज करके एक आर्म मतलब हाथ की तरह बना लिया, इसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसके आर्म लाइक स्ट्रक्चर को एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंड करता है अपने सेल मेम्ब्रेन को, उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। फिर वो क्या करता है, अपने खानों के चारों तरफ घेरने लगता है, अपनी स्यूडोपोडिया को ऐसे ऐसे बंद करेगा, देखो बंद कर दिया। अब कैप्चर फूड को कैप्चर कर लिया, टेक इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल ये होता है उसका फूड वैक्यूल, ठीक है, उसके अंदर उसको रख लिया आप खाने को। फिर डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल के अंदर क्या कहता है डाइजेशन, डाइजेशन कैसे होगा, इसमें क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नहीं, डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस इनटू साइटोप्लाज्म, जो भी सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस समझते हो ना, ठीक है। ये एक सेल है, अगर ये बाहर कुछ आई गेस कुछ भी सोल्यूशन से, तो अंदर अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसी सोल्यूशन का या सॉल्ट सोल्यूशन का, वो ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो क्या होगा कि अंदर से बाहर निकलेगा, डिफ्यूज़ होगा, ठीक है। सो जो परमिएबल मेम्ब्रेन होता है वहाँ से, सो अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर निकलेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ, अगर बाहर ज़्यादा है यानी हाई कंसंट्रेशन बाहर है तो अंदर घुसेगा वो सब्सटेंसेस जो भी होंगे, ठीक है। तो वैसे ही डिफ्यूजन प्रोसेस में वो साइटोप्लाज्म के अंदर वो उसके सिंपल सब्सटेंसेस ले लेता है, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको सरफेस ऑफ द सेल उसको लाकर, मतलब ऐसे फिर जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको ऊपर लाकर ऐसे बाहर फेंक देता है, बाहर फेंकेगा ऐसे हाथ से नहीं, वो वैसे ही एक स्यूडोपोडिया फॉर्म करेगा, उसको बाहर ला के रिलीज़ कर देगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। ऐसे चलता है न्यूट्रिशन ऑफ अमोइबा। अमोइबा की बात खत्म हुई तो आप पैरामीशियम की बात भी समझ लेते हैं। उसके ना सिलिया होता है, वो ऐसे चप्पल की तरह दिखता है, थोड़ा सा स्लीपर की तरह दिखता है, फिर उसके साइड में ऐसे सिलिया होता है, ठीक है। ये सिलिया क्या करता है, प्रेजेंट ऑल ओवर दी बॉडी, पूरे के पूरे बॉडी में ही ये प्रेजेंट होते हैं। टेक इन फूड एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, उसका एक जगह होता है, खाली जगह, वहाँ से वो खाना खाता भी है और रिलीज़ भी वहीं से ही करता है। और ये सिलिया जो है उसको ऐसे हाथ की तरह ऐसे ढकेल के उस खाने को उसको इस मुंह की तरफ लाएंगे, वहाँ से अंदर डाल देंगे, ठीक है, ऐसे खाएंगे। स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कैसे स्टेप्स होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। ये आपके बुक में कहीं पे भी दिया नहीं गया है, ठीक है। सो ये प्रोसेस वैसे तो आपके काम में नहीं आने वाला है, ये पांचों को अगर हम याद रखेंगे कुछ काम में नहीं आने वाला है, ठीक है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, अब आते हैं ह्यूमन बींग्स पे किस तरीके से न्यूट्रिशन चलता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंटरी कैनल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव, हमारे बॉडी में एक एलिमेंटरी कैनल गया है, वो माउथ से शुरू होता है, एनस पे ख़त्म होता है, वो एक ही कैनल है, वहाँ पे कोई ब्रेकेज नहीं है या फिर कोई ऐसी हाँ शेप चेंजेस हुए हैं, क्योंकि एलिमेंटरी कैनल ऐसे ओसोफेगस से शुरू होता है, फिर ऐसे स्टोमक में बदलता है, ठीक है, स्टोमक में बदलता है, वहाँ पे थोड़ा सा मोटा होता है, फिर ये जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। फिर क्या होता है, फिर ऐसा एक लार्ज इंटेस्टाइन बनाता है, एक ही एलिमेंटरी कैनाल है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। शायद मैंने गलत बना दिया, आई गेस फिर सही बनाया, ओके। ये अपेंडिक्स होता है और यहाँ पे एंड होता है एनस के साथ। तो ये होता है हमारा एलिमेंटरी कैनाल, एक एकदम ऊपर से शुरू होकर एकदम एक ही पाइप होता है, ठीक है। सो माउथ से शुरू होगा, माउथ से क्या होगा, इनटेक ऑफ होल फूड, जो भी हमने खाना खा लिया मुंह से ही खाते हैं, ठीक है, मुंह से खा लिया, दांत से चबा लिया, टीथ क्या करते हैं, च्यूइंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ठीक है, 32 दांत हमारे 32 ही दिखा देते हैं चबाते चबाते, ठीक है। वहाँ से क्या करते हैं, टोंग आता है, टोंग क्या करता है, रोलिंग ऑफ फूड, खाना को ऐसे घुमाता है फिराता है, क्या करता है, टेस्टिंग ऑफ फूड। रोलिंग ऑफ फूड में मतलब क्या होता है कि वो क्या करता है कि हमारे जो खाना है वो दांत के नीचे लाता है ताकि उसके हम अच्छे से चबा सके, ठीक है, राक्षसों की तरह चबा सके, इस तरीके से उसी काम में मदद करता है टोंग, ठीक है। फिर टेस्टिंग ऑफ फूड, उसके अंदर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स बोले जाते हैं उन्हें, वो क्या करते हैं, वो फूड सावर है या फिर मीठा है, स्वीट है या फिर सॉल्टी है, ये सब टेस्ट को टंग बताता है, ठीक है। और सैलोइंग मतलब ऐसे
निगलना हो तो वो ऐसे क्या करता है, पुशिंग डाउन द फूड, फूड को ऐसे पीछे की तरफ ढकेल देता है, जिसके अंदर उसे हम निगल लेते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स, सीक्रेट सैलिवा प्लस म्यूकस। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, मुंह में ऐसे जो सैलिवा आ जाता है आपका, लाल टपकता है जो बोलते हैं, खाना देखते हैं, ठीक है, वो होता है सैलिवा भी निकलता है, उसके साथ म्यूकस भी निकलता है थोड़ा थोड़ा सा। म्यूकस मतलब आपका जो, आपको पता है ना बलगम होता है, बलगम के टाइप का आसपास का चीज़ वो म्यूकस होता है, ठीक है। सो सीक्रेट सैलिवा और म्यूकस निकलते हैं। सैलिवा जो होता है उस क्या करता है कि सैलिवा जो होता है वो एक्चुअली एक एंजाइम होता है, सैलिवरी एमालेज, ठीक है। सैलिवा एक सीधा साधा बंदा नहीं, उसके पीछे लिखा हुआ है एंजाइम, ठीक है। वो एक एंजाइम होता है जो सैलिवरी एमालेज बोला जाता है, उसको याद रखना है। इसको स्टार्च को शुगर में बदलता है। किसका बदलता है? स्टार्च। स्टार्च जो होता है एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको सिंपल शुगर में बदलता है, कम्प्लेक्स को सिंपल में बदल देता है, ठीक है। क्या है, कौन है वो? सैलिवरी एमालेज, वो मुंह में ही वो काम कर देता है, ठीक है। अब ओसोफेगस में आएंगे। ओसोफेगस मतलब फूड पाइप। फूड पाइप जो होता है टेकिंग फूड, ये वाला आ गया हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है वो ओसोफेगस होता है। ओसोफेगस क्या करता है? टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स। अब ये पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओसोफेगस। अब माउथ से ओसोफेगस में आया तो ये जो ओसोफेगस, ऐसे तो एक पाइप ऐसा नहीं है कि एकदम खाना आएगा नीचे धड़ाम से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स होते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मसल्स। मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं फिर एक्सपैंड होते हैं, इस तरीके से वो चलता रहता है। देखो ये जगह पे यहाँ पे खाना फंसा हुआ है, ऐसा नहीं फंसा होके ही रहेगा, फिर ये बंद है, ठीक है। फिर कुछ टाइम के बाद ये ऐसे बंद होने लगेगा, ये जगह खुलने लगेगा, वो धीरे धीरे करके उस खाने को नीचे नीचे लाता रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये खुलने लगेगा और ये बंद होने लगेगा। तो इस तरीके से वो ओसोफेगस जो है वो पेरिस्टेलिक मूवमेंट्स वो स्लो करके वो स्टोमक में रिलीज़ करता है खाने को, ठीक है। फिर आता है स्टोमक का काम। अब ये स्टोमक जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इनके ये जो स्टोमक होता है, स्टोमक के एकदम जो साइड है ये वाली लाइनिंग में, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। फिर आते हैं, देखते हैं गैस्ट्रिक जूस के बारे में। 3 तरीके के गैस्ट्रिक जूस होते हैं, एक होता है पेप्सिन, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस। अब ये जो पेप्सिन होता है ये एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। अब पी लगा है तो समझ लो दोनों पी है, ठीक है। मेरा नाम प्रियांशु है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रियांशु को तोड़ेगा, ये तोड़ेगा सिर्फ प्रोटीन को, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है प्रोटीन को तोड़ता है। पेप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स मीडियम एसिडिक। एसिडिक से ही वह डाइजेशन प्रोसेस चल सकता है, इसीलिए HCl क्या करता है? उस मीडियम को एसिडिक बना देता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है, आपको पता है, इसीलिए वो स्टोमक के जो सिचुएशन है वो सब मीडियम को ही एसिडिक बना देता है। और म्यूकस, अब देखो एसिड वाला सिचुएशन आ गया है, जहाँ पे भी आएगा वो जाल देगा, उस सिचुएशन को एकदम ख़त्म कर देगा, आग लगा देगा, ठीक है, एकदम आग लगा देगा। तो इस सिचुएशन में म्यूकस आता है, क्या करता है? प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है कहीं उसमें कोई डैमेज ना आए, कोई अल्सर ना हो जाए, इस वजह से HCl को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस अपना एक लेयर बना देता है, जिस वजह से प्रिवेंट हो जाता है, एक लाइनिंग बना जाता है। तो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है वो प्रिवेंट हो जाता है। अब इस वजह से अगर आप ज़्यादा भूखे रहते हैं या फिर आपको ज़्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों को ज़्यादा क्या होता है कि अल्सर होने के चांसेस होती है, क्योंकि म्यूकस प्रिवेंट तो करता है लेकिन एक हद तक प्रिवेंट कर सकता है। जैसे आप खाएंगे नहीं बहुत टाइम तक तो ऑब्वियसली ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ता जाएगा, तो आपका जो लाइनिंग होगा वो डैमेज होता है, इसलिए अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, पेट में। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? ये अब स्टोमक से पेरिस्टेलिक मूवमेंट करके आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 3 तरीके के काम करता है। इंटेस्टाइल एंजाइम रिलीज़ करता है, वो 3 तरीके के जिनसों के या मीन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये 3 तरीके के चीज़ें होते हैं। ओब्वियसली हम जब खाना खाते हैं तो ये 3 तरीके की चीज़ें ही होती हैं। सो कार्बोहाइड्रेट को इंटेस्टाइनल जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोज में बदलते हैं। फैट को क्या बदलते हैं? फैटी एसिड या फिर ग्लिसरील में बदलते हैं, ठीक है। और प्रोटीन फैटी एसिड प्लस ग्लिसरील, ये दोनों को मिला के बनाते हैं फैट्स को, ठीक है, इसे ब्रेक डाउन करते हैं। और प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलते हैं। मतलब ये सब कम्प्लेक्स थे, इनको
और सिंपल बना गया, ठीक है, ये उनको और भी सिंपल में बदला गया। तो ऑब्वियसली बाहर जो चीज़ें हमको मिलती हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको सिंपल बनाने का काम हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम करता रहता है। अब इंटेस्टाइनल एंजाइम ने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाया, ये सब याद रखना है, ठीक है। फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। स्मॉल इंटेस्टाइन का और भी एक काम है, उसके अंदर भीली होता है या फिर भिलाई, आप जो भी बोल सकते हैं, भीली तो मैं जनरली बोलता हूँ। हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये अगर एक सरफेस है कौन सा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस है, तो ऐसे ऐसे फिंगर लाइक मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि वह एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ से जो भी खाना पास करता है तो वहाँ उसे एब्जॉर्ब करके उस दूसरे साइड क्या होते हैं ना, ब्लड कैपिलरीज होते हैं, तो वहाँ पे रिलीज़ करते हैं, मतलब ब्लड को ये प्योर सब्सटेंस ऐसे खींच के देते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और क्या काम होता है, उसी सिचुएशन पे वो सिक्रेशन रिलीज़ करता है। देखो, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक जगह है जहाँ पे पैनक्रियाज और लीवर का जो ये एक सिचुएशन होता है। देखो, ये लीवर हो गया, ऐसे बहुत ही ख़राब गंदा चित्र बना रहा हूँ मैं, लेकिन ये स्टोमक हो गया, यहाँ पे इंटेस्टाइन निकलने का टाइम आ गया, ठीक है। यहाँ पे पैनक्रियाज होता है, ठीक है, और यहाँ पे बाइल का रिलीजिंग पॉइंट होता है। जब ये इंटेस्टाइन को जस्ट टच करने के टाइम जो होता है, उसी टाइम पे बाइल रिलीज होता है गॉल ब्लैडर से, लिवर से आता है और गॉल ब्लैडर पे स्टोर होता है, ठीक है। और यहाँ पे पैनक्रियाज से रिलीज होता है ट्रिप्सिन एंड लिपासिन, ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस। अब देखो, लीवर में बाइल जूस निकलता है, वो किस रास्ते से, गॉल ब्लैडर के रास्ते से, ठीक है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, ठीक है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, एक प्रोसेस उसको करता है एमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये एमल्सिफिकेशन जो वर्ड है, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है, तभी जाकर इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ऐसे आपको एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको एक्सप्लेन करो कैसे डाइजेस्ट होता है पूरा, तो इसीलिए आपको एमल्सिफिकेशन भी आपको इसमें इन्वॉल्व करना है। स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है एम्बुल्सिफिकेशन के प्रोसेस से। सो पैनक्रियाज क्या रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या रिलीज करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें ट्रिप्सिन और लिपासिन ये दोनों हैं, इनको भी याद रखना है, सबको याद रखना है, इसमें फैक्ट्स हैं यार, इसको याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा। और ये बहुत बड़ा लेसन लग रहा है, लेकिन होता नहीं, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ही होता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी जनरली बड़े बड़े लेसन होते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन जरूरी होता है। और ट्रिप्सिन लिपासिन ऐसे जैसे जो सब हम पढ़ रहे हैं, बाइल हो गया, एमल्सिफिकेशन हो गया, ठीक है, ऐसे जो नेम्स है, पेप्सिन हो गया, ठीक है, ये सब नेम्स को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बायोलॉजी है, तो फैक्ट्स जरूर आएंगे, ठीक है। सो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है कौन, ट्रिप्सिन, और फैट्स को ग्लिसरॉल पे कन्वर्ट करता है लिपासे। तो ऐसे याद रखना है, तो लिपासे को आप याद रख सकते हो, क्योंकि लिपिड बोला जाता है, फैट को लिपिड भी बोला जाता है, इसलिए लिपासे फैट का है। और ट्रिप्सिन, अगर लिपासे फैट का हो गया तो ओबेसियसली ट्रिप्सिन हो जाएगा प्रोटीन का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी ग्लूकोज में बदल चुका है ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस के मदद से। और यह आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जो एमल्सिफिकेशन आप पहले समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस। बाइल जूस क्या करता है, बड़े बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको तोड़ के छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में बदलता है। बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होंगे तो ऐसे मोटा हो जाओगे तुम, ठीक है, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। अगर वाटर एक्सेसिव होगा हमारे बॉडी में, जो ज़रूरी नहीं है, उसको क्यों रखना है बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब करके वो एक्सक्रीटा में निकालता है, उसको ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सक्रीटा अगर वाटरी नहीं रहेगा, थोड़ा सा मतलब ऐसे सॉफ्ट नहीं रहेगा, तो वो हार्ड हो जाएगा, तो एकदम फिक्स हो जाएगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो कि फिर हमारे अदर प्रोसेसेस नहीं चल पाएंगे। द रेस्ट ऑफ द मेटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, इजेशन जिस प्रोसेस को बोला जाता है, वो एनस के रास्ते से हमारे बॉडी में जो वेस्ट होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। ये है पूरा का पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डायग्राम याद रखना है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इसको याद रखना है। ये जेजनम, डुओडेनम और इल्नम जो होता है, ये आपका अभी ज़रूरी नहीं है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फेरिंग्स, इसको भी याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेशन में आते हैं, ठीक है, ये हमारा इस पार्ट का लास्ट लेसन होने वाला है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू ओके। सो रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। अब समझते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है कि रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना।
हाँ, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों मिलाकर हो सकता है सांस लेना, ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं, इंसानी सांस लेना, उसके साथ सेल भी जो सांस लेते हैं उसी को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब सेल कैसे सांस ले रहे हैं? हाँ, ओबियसली जब सेल्स के पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही है, उनके अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस भी तो चल रहा है ना, वही रेस्पिरेशन होता है। अब देखो, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2, इसको ब्रीदिंग बोला जाता है, ठीक है। इनहेल एंड एक्सहेल को जो होता है ना, इनहेल मतलब इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 मतलब एक्सहेल, ये सब ब्रीदिंग बोला जाता है, इसको रेस्पिरेशन नहीं बोला जा सकता। रेस्पिरेशन जब ये सेकेंड पॉइंट हो जाएगा ना, तब रेस्पिरेशन हुआ क्या? द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, जब सिंपल फूड को तोड़ा जाता है, बिखरा जाता है, एकदम तोड़ दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है, ठीक है, वहाँ से क्या होता है? रिलीज होता है एनर्जी। वो जो सेल के अंदर एनर्जी निकलता है ना, तब जब ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तब रेस्पिरेशन इसे बोला जाता है। तब तक ये ब्रीथिंग ही था, ठीक है, ब्रीदिंग ही था। जब तक ये स्टेप कंप्लीट हो गया तब ये रेस्पिरेशन बोला जाएगा, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि सेल के अंदर ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है। अब आ जाओ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज व वेरियस पाथवेज, विभिन्न तरीके हैं ऐसे कि ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, पहला साइटोप्लाज्म में ही ब्रेकडाउन होता है। सो पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी निकलता है। साइटोप्लाज्म में जब ब्रेकडाउन होता है, वो एक ग्लूकोज का टुकड़ा आया, मॉलिक्यूल आया, साइटोप्लाज्म में आया, वो ब्रेकडाउन हो गया किसमें? पायरुविक एसिड और एनर्जी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस डबल स्टार है, ठीक है, डबल स्टार क्या, ट्रिपल स्टार भी लगा रहा हूँ क्योंकि याद रखना है, MCQ, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब इसी से भी आ जाते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा, पायरुविक एसिड बना, एनर्जी बना, फिर पायरुविक एसिड, अब ये एनर्जी की बात भूल जाओ, ठीक है, एनर्जी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। अब ये जो पायरुविक एसिड ना, अब अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऐसा समझो कि ऑक्सीजन है नहीं, वहाँ वो किस सिचुएशन में होता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, वो क्या होता है उस सिचुएशन में? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो इथानॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये मतलब निहायती रूप से आपको याद रखना है, ये सारे के सारे पूरा का पूरा प्रोसेस आपको निहायती रूप से याद रखना है। इथानॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी भी निकल रहा है, लेकिन वो अमाउंट जो होता है वो कम होता है क्योंकि इनएफिशिएंट होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ऑक्सीजन ही है नहीं तो अच्छे से टूटता नहीं है वो। सो इथानॉल, CO2 और एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है, वो इथानॉल में कन्वर्ट होता है। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथानॉल, CO2 एंड एनर्जी, वो ईस्ट में होता है। जो फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन परफॉर्म करता है? ईस्ट करता है। वो इथानॉल, CO2 और एनर्जी में बदलता है किसको? पायरुविक एसिड को, ठीक है। फर्मेंटेशन ये काम कहाँ आता है? बियर जो बनाए जाते हैं वो फ्रूट्स को बियर में बदलने के लिए वो ईस्ट काम आता है। और जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ तब ये साइटोप्लाज्म में ही ये बन गया था, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो भी बनना था इथानॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अब प्रेजेंस, ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुविक एसिड को ले लिया जाएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया उसको ले जाएगा पायरुविक एसिड को, उसके अंदर ला के CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में तोड़ देगा। क्या बनाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी में टूटेगा, ये टूटेगा, बिखरेगा, क्योंकि ये कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो CO2 बन जाएगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा, वाटर भी बन जाएगा, वाटर भी मिल जाता है, और एनर्जी बहुत अमाउंट, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। लेकिन जब इनएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन हो, हमने समझ लिया कि हाँ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब उसका मिडिल सिचुएशन आ जाता है, अब ऑक्सीजन है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में है, तो वो मसल्स में होता है। कब? जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प्स आ जाते हैं। जो क्रैम्प्स क्यों होते हैं? वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या करता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे मसल के अंदर, ऐसे घुस जाता है, इस वजह से वो क्रैम्प्स आते हैं। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल फैटिग, इट ऑकर्स आफ्टर
विगोरियस, ये रिगोरियस नहीं है, विगोरियस है, विगोरियस एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद क्रैम्प्स आते हैं क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स के अंदर। वो क्यों होता है? क्योंकि इनएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब रेस्पिरेशन में आते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल सी बात है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा, तो ये वाला वाटर प्लस एनर्जी जो निकलता है CO2 वाटर प्लस एनर्जी, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो भी काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो वो CO2 निकलते हैं, H2O निकलते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म में होता है ये। और एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड निकलते हैं। तो अल्कोहल निकलता नहीं, वो एक्चुअली में लैक्टिक एसिड निकलती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो लैक्टिक एसिड आके क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है मसल्स में, ठीक है। अल्कोहल बन सकता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड ये जो होता है इनएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन में, अल्कोहल या फिर इथानॉल, वो इथानॉल जो है वो वही अल्कोहल वही है, ठीक है। सो वो बनता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जब टोटली मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो लैक्टिक एसिड में फॉर्म होता है जो मसल्स में होता है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, बहुत ही कम अमाउंट का एनर्जी रिलीज होता है। तब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। चलो, पैसेज ऑफ एयर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पैसेज समझते हैं, नॉस्ट्रिल से आ गया, ठीक है। नॉस्ट्रिल एकदम नाक के जो नथुने होते हैं उस वहाँ से आपने इनहेल किया, ठीक है। नाजल पैसेज आ गया, ये वाला हिस्सा नाजल पैसेज होता है, ठीक है। ये वाला हिस्सा नाजल पैसेज। फिर नाजल कैविटी आ गया, ठीक है। नाजल कैविटी ये वाला जगह नाजल कैविटी, ठीक है। नाजल कैविटी से अब आते हैं हम नीचे फेरिंग्स पे। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स वो जगह होता है जहाँ पे हमारा माउथ कैविटी और नाजल कैविटी दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है। एक जगह पे जब अब दोनों जो ये वाला हिस्सा है ना, जहाँ पर दोनों एक जगह पे क्या बोल सकते हैं, एक मीटअप हो रहा है, ठीक है। और क्या ही बोल सकता है, इसे एक्सप्लेन कैसे करूँ, ठीक है। तो उसी जगह को फेरिंग्स बोला जाता है। और लैरिंग्स कौन सा है? वॉइस बॉक्स होता है, ये वाला हिस्सा जहाँ से हमारा वॉइस निकलता है। ट्रैकिया, यहाँ पे ट्रैकिया वाला हिस्सा आता है, ये वाला हिस्सा को बोला जाता है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया में क्या होते हैं, जैसे ये ऐसा ट्रैकिया हो गया, वहाँ पे ऐसे ऐसे रिंग लाइक कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। रिंग होते हैं लेकिन सी स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसे ऐसे कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। ये वाला पीछे वाला हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो ये जो नाजल पैसेज है, हमारा जो ब्रीदिंग का रेस्पिरेटरी पैसेज है, ये क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। थोड़ी सी सांस लेंगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा, ऐसे बंद हो जाएगा, फिर इंसान मर जाएगा, ठीक है। इंसान के हर एक एनिमल के लिए होता है ये, ठीक है। फिर ये जो ट्रैकिया है, अब ये दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ठीक है। ये आके ऐसे दो ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिलरीज जो होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, डिवाइड होने के बाद लंग्स आ जाएंगे, ये आ गए दो दो लंग्स हमारे, ठीक है। यहाँ पे दो फेफड़े जिसे बोले जाते हैं वो लंग्स आ गए। लंग्स फिर लंग्स के अंदर क्या होता है? ये जो ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई ओलिज में डिवाइड होते हैं। ये लंग्स आ गया, समझ लो, ये लंग्स आ गया। इसके अंदर ब्रोंकाई ओलिज डिवाइड होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड होने लग जाएंगे हमारे, एकदम भेंस की तरह दिख रहे हैं लेकिन भेंस नहीं है। ये सारे के सारे ऐसे मोटे मोटे पैसेज होते हैं, मोटे मोटे, वो दिखते नहीं है लेकिन मोटे मोटे होते हैं। और ऑब्वियसली पास करेगा ना गैस, तो उसके लिए जगह होना चाहिए। ब्रोंकायोलिस से एल्वियोलर नहीं, एल्वियोली होता है, ठीक है। एल्वियोली में कन्वर्ट होते हैं। ये लास्ट में ऐसे सैक शेप्ड होते हैं, सीड की तरह दिखते हैं लेकिन सीड नहीं, वो सैक जैसे होते हैं, ठीक है। उसकी तरह का जो एल्वियोली होती है, वहाँ पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। उनके पास साइड में क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज, ये जो एल्वियोली है वहाँ पर क्या होते हैं? सारे ब्लड कैपिलरीज जैसे एल्वियोली को ऐसे घेर के रहते हैं। ये सिर्फ एक एल्वियोली नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे एल्वियोलीज होते हैं। हर एक ब्रोंकायोली के एंड में, टर्मिनल ब्रोंकायोली के एकदम एंड में यहाँ पर एक एल्वियोली प्रेजेंट होता है जो गैसेस एक्सचेंज करता है। उसके एकदम चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज घेर के रहते हैं। वो डिफ्यूजन होकर ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जाता है और ब्लड कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली पे रिलीज होता है। अब मैं समझा देता हूँ कैसे प्रोसेस चलता है, आगे चलते हैं फिर बाद में समझाऊंगा, ठीक है। नॉस्ट्रिल से गैस आया, फिर नाजल पैसेज भी आया। अभी तक गैस है, अभी इसमें सारे के सारे गैसेस के मिक्सचर हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब कुछ है,
ठीक है। ये नजल पैसेज से आएगा, नाजल कैविटी से आएगा, फिर फेरिंग्स पे आएगा, लैरिंग्स पे आएगा, ऐसे सीधा सीधा चलता रहेगा, ट्रैकिया पे आएगा, फिर ब्रोंकाई पे, दोनों लंग्स पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। डिवाइड होने के साथ साथ ब्रोंकाइओलिस में भी डिवाइड होगा, हर एक ब्रोंकाइओली को कुछ कुछ जाएगा, फिर वहाँ पे एल्वियोली के पास आएगा। अब पहले से जो एल्वियोली के पास चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरीज थे, पहले से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड क्या था उनको लेके एल्वियोली पे रिलीज़ कर दिया है। ठीक है। वहाँ पे अब क्या होगा कि वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस होता है, बहुत ज़्यादा स्पेस होता है एल्वियोली के अंदर। ठीक है। ताकि वो एटमॉस्फेरिक वो जो गैसियस एक्सचेंज हो सके, वहाँ पर बहुत बड़ा जगह होता है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में रिलीज होता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको वो वापस भेजता है किसमें, एल्वियोली भेजता है ब्रोंकाइओलिस को, ब्रोंकाइओली ब्रोंकाई को, ब्रोंकाई, फिर ये प्रोसेस उल्टा चलता है, फिर नोस्ट्रल के तरह से निकल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही प्रोसेस फिर से चलता है। ये एक साइकिल हो गया, रेस्पिरेटरी साइकिल इसे बोला जाता है। ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीदिंग करने का कैसे मैकेनिज्म है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये दोनों चीज़ें होते हैं। तो ब्रीदिंग का ये बोला वाला है, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ठीक है। ये ब्रीदिंग का जो भी होते हैं, इनहेलेशन होता है, एक्सहेलेशन होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी एक्सपांड्स। अभी जो थोरैसिक कैविटी बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, चेस्ट कैविटी को। ठीक है। जो रीब, ये वाला जो लंग्स होता है, यहाँ पे भी एक लंग होता है, और ये वाला जो रिब केज होता है इसके अंदर, इसको टोटली इस कैविटी को ही बोला जाता है थोरैसिक कैविटी। ठीक है। वो एक्सपैंड करता है। ठीक है। रीब्स लिफ्ट अप, यहाँ पे जो रीब्स होते हैं ना, क्या करते हैं, ऊपर ऐसे उठ जाते हैं। कैसे उठ जाते हैं, ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। यहाँ पे जो रीब्स प्रेजेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं। ठीक है। डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट इन शेप, ये होता है डायफ्रागम जी। देखो ये लंग्स हो गया, ये होता है डायफ्रागम। अब ये डायफ्रागम एक मसल होता है। ठीक है। मसल होता है जो कभी एक्सपैंड होता है, कभी रिलैक्स होता है। ठीक है। ये क्या होता है, डायफ्रागम बिकम्स फ्लैट इन शेप। जब इनहेलेशन होता है ना, जब इनहेल होता है तो ये फ्लैट हो जाता है। ठीक है। ये एकदम ऐसे ही फ्लैट हो जाता है, एकदम इस तरीके से वो रिलैक्स स्टेट में चला आता है, वो इनहेलेशन चल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ रिलैक्स स्टेट नहीं, ये कंट्रैक्टेड स्टेट होता है। क्योंकि देखो नॉर्मली जो डायफ्रागम का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, डोम शेप। ठीक है। इस तरीके का होता है। लेकिन इनहेलेशन जब होगा ये ऐसे बन जाएगा, ताकि एनफ स्पेस मिले लंग्स को एक्सपैंड होने को। ठीक है। एक्सपैंड होगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लंग्स का तो एयर ऑब्वियसली एंटर कर जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होगा गैसेस का वो डिफर करने लगेगा। तो एटमॉस्फेयर में वो प्रेशर क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, यहाँ पे कम होने वाला है, इसीलिए जो गैस होंगे वो अंदर घुस जाएंगे। वैसे ही एक्सहेलेशन में क्या होता है, थोरैसिक कैविटी कंट्रैक्ट्स, थोरैसिक कैविटी जो है पूरा का पूरा वो कंट्रैक्ट हो जाता है, रीब्स मूव डाउनवर्ड्स। अब सांस लेके खुद ही चेक कर सकते हो, जब इनहेलेशन कर रहे हो तो ऐसे पूरा का पूरा आपका छाती चौड़ा हो रहा है। ठीक है। 56 इंच का छाती, ठीक है, ऐसा बन रहा है। फिर जब एक्सहेलेशन कर रहे हो एकदम से दब जा रहे हो आप, तो क्यों होता है कि थोरैसिक कैविटी क्या हो रहा है, कंट्रैक्ट हो रहा है, रीब्स क्या हो रहे हैं, नीचे की तरफ दब रहे हैं। डायफ्रागम बिकम्स डोम शेप्ड, इस तरीके का डोम शेप हो गया। तो ऑब्वियसली ये अगर ऐसे डोम शेप हो जाएगा तो लंग्स का शेप क्या हो जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, जो भी था इसके अंदर गैस वो क्या होगा, वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर की तरफ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो गया था, अब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है, तो इसलिए रिलीज हो जाता है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से एयर रिलीज हो जाते हैं। देखते हैं, ये वाला आपको अच्छे से समझा देगा। देखो डायफ्रागम अगर ऐसे इस शेप में है, फ्लैट शेप में, तो लंग्स एक्सपैंड हो गए तो ट्रैकिया के रास्ते से एयर रस कर जाएगा अंदर। ठीक है। रीब्स रेज हो गए हैं, एकदम कंट्रैक्टेड मसल ये कंट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि कंट्रैक्ट एक्चुअली जो शेप होता है ना डायफ्रागम का वो डोम शेप होता है। जब उसके शेप में कोई चेंजेस आएगा उसे कंट्रैक्ट बोला जाएगा। फिर रिलैक्स्ड तब होगा जब अपनी नॉर्मल शेप में वापिस आएगा, वो डोम शेप में जब वापिस आ जाता है नॉर्मल शेप में तब रिलैक्स्ड हो जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम ये होता है, सब कोई रीब्स भी नॉर्मल पोजिशन में आ जाते हैं, और एयर क्या होता है, रिलीज हो जाता है ट्रैकिया के रास्ते से। इस तरीके से ये चलता रहता है। और जो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, तो लंग्स जो होता है, लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। इसको बोला जाता है प्लूरा। ठीक है। इस मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लूरा। इसके अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है। ये ऐसा कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो ये लाइनिंग होता है, ये एक मेम्ब्रेन होता है, उसको प्लूरा बोलता है, ताकि कोई इंजुरी ना हो। ठीक है।
और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन अल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज, किस तरीके से ब्लड एंड टिश्यू और अल्वियोली के अंदर कैसे एक्सचेंज चलते हैं। एयर रीच इन O2 इन अल्वियोलस, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है ऊपर, लेकिन फिर से समझा। तो और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, तो ठीक है, वो अल्वियोलिस को लेके आएगा, हमारा जो ब्रोंकायोलिस के रास्ते से ऑक्सीजन में रिच ब्लड वो अल्वियोली पे आके मौजूद हो जाएगा। तो ब्लड थ्रू ब्लड वेसल से क्या हो जाएगा, जो कैपिलरी के आसपास जो अल्वियोली के चारों तरफ जो कैपिलरीज हैं वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस होगा। फिर जो ऑक्सीजन होगा वो ब्लड में आ जाएगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे ब्लड में आ जाएगा। ब्लड ऑक्सीजन बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन के साथ। आरबीसी में होता है क्या, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ मतलब क्या करता है, वो अट्रैक्ट होता है, उसका अफिनिटी होता है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके वो हेमोग्लोबिन उसको लेके जाता है, ठीक है। O2 इज रिलीज्ड इन द टिश्यूज में रिलीज हो जाएगा O2। अब O2 तो टिश्यूज में रिलीज हो गया, अब उसको यूज करके ये अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस, टिश्यूज अपने सेल्स वो अपना काम चलाएंगे। अब CO2 वहाँ से तो निकलेगा, ऑब्वियसली वेस्ट है, अब ये CO2 को टिश्यू से लेके आएगा ब्लड, ठीक है। CO2 जो यहाँ से जो वेस्ट निकला वो CO2 आया टिश्यू से, वो ब्लड में आ गया, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस से। फिर डिजॉल्व इन द ब्लड, फिर ये CO2 आ गया डिजॉल्व होके ब्लड में, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए हेमोग्लोबिन, उसके लिए उसको एक ऑटो चाहिए जाने के लिए, लेकिन CO2 अपना स्ट्रांग बंदा चल के चला जाएगा, डिजॉल्व होके ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन O2 को हेमोग्लोबिन की ज़रूरत है, लेकिन CO2 को सिंपली वह रास्ते में चल के चला जाएगा, मतलब डिजॉल्व होके ब्लड में चला जाएगा। सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल्स, लेकिन उससे पहले यहाँ क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं वो जो अल्वियोली के चारों तरफ हैं वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड अल्वियोली में आ जाता है। अब अल्वियोली से क्या चलता है, रिलीज इन अल्वियोलर सैक में रिलीज होने के बाद फिर वापस ब्रोंकायोली पे ब्रोंकाई पे ट्राकिया पे ऐसे चल के फेरिंग्स उसके बाद नजल कैविटी वहाँ पे नोस्ट्रिल से निकल जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल है, ठीक है, यहाँ से शुरू होके ऐसा चलता रहता है और ये हमेशा ही चलता रहता है, हर एक सेकंड में ये तुम्हारा चल रहा है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर रेस्पिरेशन, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यूज करते हैं। उनको भगवान ने ऐसा बनाया है ताकि जो ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको वो यूज़ करेंगे, ठीक है। और लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको यूज़ करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन चलता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन एनिमल्स। गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है, बहुत सिंपल है इनका। स्टोमाटा इन लीव्स में जो स्टोमाटा होता है वहाँ पर इनका क्या चलता रहता है, रेस्पिरेशन चलता रहता है, वहाँ पर इनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेंटिकल्स इन स्टेम्स में लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। लेंटिकल्स इन स्टेम्स में कुछ लेंटिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे होल्स होते हैं जहाँ से ये अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपना रेस्पिरेशन चलाते हैं। जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स के सरफेस पे ओबियसली इनका रेस्पिरेशन चलता रहता है, इनका डिफ्यूजन प्रोसेस चलता रहता है। तो इसी के साथ रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन ये दोनों चैप्टर हमने इसी के साथ ख़त्म कर दिया है। ये पार्ट 1 अभी ख़त्म हुआ, या वो पार्ट 2 में क्या आने वाला है, ये वाला हिस्सा आने वाला है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, अब ये ट्रांसपोर्टेशन भी चलेगा और एक्सक्रीशन भी चलेगा, और ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा समझने की है, और बाकी ये सब चीज़ें थोड़ा सिंपल अगर आप बार बार रिवाइज़ करेंगे तो याद आराम से रह जाएगा। थोड़े फैक्ट्स हैं, और लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी में जो आते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वहाँ से एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, लेकिन 2 बायोलॉजी के आएंगे, तो इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आप लिटरेचर यूज़ करके लिख सकते हैं, थियोरेटिकल आइडिया आपका होना ज़रूरी है। सो कोशिश करिए, और मैं सेकेंड वीडियो भी काफ़ी जल्दी लाने वाला हूँ, पार्ट 2। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।